नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 7 यानी अध्याय 7 और 6 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यानी आपके अध्याय 6 कंप्लीट हो चुके हैं हिस्ट्री के। साथ ही साथ एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक हमने पूरी कंप्लीट कर ली है और पेपर फर्स्ट के लिए भी हमने ईवीएस सारी पढ़ ली है। और साथ ही साथ आपको एग्जाम से पहले वन लाइनर पेपर फर्स्ट के लिए मिल जाएगा। ईवीएस में आपको एनसीईआरटी पर आधारित मिलेगा पूरा। और एसएसटी की आपको एनसीईआरटी की क्लासें डेली मिल ही रही हैं। और अब आपको एसएसटी का प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है। प्रैक्टिस सेट भी मैंने आपको लगवा दिए हैं। और साथ ही साथ हिंदी के ईवीएस के और सीडीपी के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने लगवा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें अवश्य देखें। मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं। आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 बाय 1 आपको सारी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी। एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें। पेपर 2 के लिए आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है और पेपर फर्स्ट के लिए भी एसएसटी के लिए आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। और पेपर 2 के लिए आपके पूरे 60 नंबर, ठीक है, यानी आपके पूरे 60 नंबर एसएसटी के एनसीईआरटी से ही आते हैं। और ये 60 नंबर आपके बहुत मायने रखते हैं, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। और ये 60 नंबर आपका पेपर क्लियर करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस सेट अवश्य देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को देख लीजिएगा। सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए बस मैं कहती हूँ कि आपका पेपर क्लियर हो जाए, आप पहली बार में ही अच्छे नंबर ला सकें अपने एग्ज़ाम में। इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने की सलाह देती हूँ और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट लगाने की भी सलाह देती हूँ। और ये 2 चीज़ें मैं अपने चैनल पर आपको दे भी रही हूँ और मैं आपकी तैयारी में एक सहयोग छोटा सा करना चाहती हूँ। तो बस, और आप भी मतलब हमारा सहयोग कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लिया करें। तो चलो शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर है और हमें सिर्फ चैप्टर पढ़ना है। और हम सिर्फ चैप्टर पढ़ते हैं, कहीं से भी वन लाइनर या कुछ और नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि चैप्टर पढ़ने से जो चीज़ें हमारे दिमाग में छपती हैं वो कहीं अन्यंत्र से नहीं छपती हैं। आज के चैप्टर का नाम है आपका अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। रोशन के रुपए। हम सीधा सीधा चैप्टर पढ़ेंगे। और चैप्टर आपका जितना लंबा होगा तो वीडियो लंबी हो सकती है, तो धैर्य के साथ पूरी वीडियो देखें। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। और अगर आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कहीं स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम ये जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है, यानी राज्य को एक साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य का पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। यानी चंद्रगुप्त के दादा, तो वो कौन थे? सॉरी, अशोक के दादा, और ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। यानी ये अर्थशास्त्र की किताब किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है। इस तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं। और इनका दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य है। और अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे तो उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और ये अशोक के दादाजी थे। तो इस तरीके से हमारे प्रश्न बनते हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये शेरों वाला स्तंभ शीर्ष है आपका। आगे बढ़ते हैं। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। अभी हम मैप देखेंगे।
इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले राज्य में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाकें भी पहनते थे। यानी सबका भोजन भी अलग था, सबकी भाषाएं अलग थी और सबकी पोशाकें यानी पहनावा भी सबका अलग था। ये देखो, हम मैप देखेंगे। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? ठीक है, तो इन्हें हम पढ़ते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये आपके लाल है और ये आपका ब्लैक, ठीक है, यानी काला और लाल। ये कौशाम्बी, सारनाथ, लुम्बिनी है, यमपुरवा, ये साम्राज्य अशोक का फैला हुआ था, जहां आपका ये लाल है। और देखो, और ये ब्लैक वाले आपके महत्वपूर्ण नगर हैं। आगे बढ़ते हैं हम। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलापों पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। आप ये एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ सी टेट में ही नहीं, आपका यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, या फिर आप और भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी आप एग्जाम दीजिए, सब में आपका एनसीईआरटी आपकी मतलब बहुत उपयोगी होती है। आप यूपीएससी लेवल तक पीसीएस जो भी है, यानी सब क्या है, एनसीईआरटी अवश्य पढ़ते हैं। आपका केवीएस का अभी एग्जाम हुआ था, उसमें तो सीधे सीधे आपके एनसीईआरटी बुकों से उनके चैप्टरों के नाम तक पूछ लिए गए थे, उनके पात्रों के नाम तक पूछ लिए गए थे। जिसने भी दिया होगा उन सबको पता होगा, या फिर आप उनके केवीएस का आप पेपर देख सकते हो। मौर्य साम्राज्य के भीतर कहीं छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं, नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब नजराना किसे कहते हैं? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। राजधानी में सम्राट,
मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब ये मेगस्थनीज कौन था? तो ये यहाँ से आपके प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो ये यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है, यह हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों पर को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनका खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, यानी सुरक्षा की दृष्टि से। और पाटलिपुत्र यानी आधुनिक आपका पटना, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। यानी जो जंगल में लोग रहते थे तो वो ये सारी चीज़ें और जो अधिकारी लोग होते थे उनको देते थे। अशोक एक अनोखा सम्राट। अब बात करते हैं अशोक के बारे में। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने ये बात कही है, यानी कलिंग का जो युद्ध है तो वो अशोक के एक अभिलेख में मिलता है। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। यानी पहले के ज़माने में यानी ब्राह्मण और श्रमणों को मारना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने थंब पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि थंब के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। यानी उसका युद्ध से मन भर गया था। उसे पता चला कि युद्ध करने से यानी बहुत सी हत्याएं होती हैं। इसके बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि थंब को कैसे बढ़ाया जाए। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। ये बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ये उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। आप मूर्ति देख सकते हो। ये देखो, ये राष्ट्रपति भवन में रखी गई है। आगे बढ़ते हैं हम। अशोक का थंब क्या था? अशोक के थंब में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही ये उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए, यानी वो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह उनका मतलब पालन करना चाहते थे, उनकी सारी व्यवस्थाएं करना चाहते थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े रहते थे। अशोक ने ये महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने थंब महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्तियां
नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर थंब की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे, यानी जो खुद पढ़ नहीं सकते थे उनको क्या था कि उनको ये सुनाना था। लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। अशोक ने थंब के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। और एनसीईआरटी में आपके सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने थंब की प्रशंसा या दूसरे के थंब की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने थंब के विचारों को दूर दूर फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। इस तरीके की एक्टिविटी आप बच्चों से पूछ सकते हो और बता सकते हो। ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। ये देखो अक्षर है, ये अपने देवनागरी, ये हिंदी जो लिखी जाती है, ठीक है। और ये आरंभिक ब्राह्मी है, ये बांग्ला में आ बना है आपका, ये मलयालम में है और ये तमिल। अब बात करते हैं अन्य यंत्र की। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। अब चीन की दीवार का निर्माण कब शुरू हुआ? तो ये 2400 वर्ष पहले हुआ था। और अशोक का कितने वर्ष पहले हुआ था? अभी हमने पहले पढ़ाई है 2300। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। ये दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? ये देखो चीन की दीवार है, आप इसे देख सकते हो। इस तरीके से आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो और ये आपके उपयोगी शब्द हैं और इन उपयोगी शब्दों से ही आपके प्रश्न भी बनते हैं। जैसे साम्राज्य है आपका, राजधानी है, अधिकारी है, संदेशवाहक है, प्रांत है और थंब है। अब बच्चों से इस तरीके की प्रश्न पूछ सकते हो, कल्पना करवा सकते हो कि तुम कलंग में रहती और तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफ़ी दुख उठाने पड़े हैं, तो आप क्या करते? ठीक है, इस तरीके से आओ याद करें। तो ये आपके अभ्यास प्रश्न है और ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। तो मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2300 साल पहले। और चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो अभी आपने पढ़ा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर।